आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसीलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। वेल यस, परिचय देना जरूरी है क्या? हम सभी जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। सिर्फ सक्सेस की नहीं तो इंडिया के कई मिसाइल्स और प्रोजेक्ट की उड़ान का भी वो कारण बन सके। तो कैसे उन्होंने इन सारे हालातों का डट कर सामना किया और कैसे लोग उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारने लगे, इन्हीं सारे सवालों के जवाब और एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। If you want to shine like sun, first burn like sun. दुनिया को ये सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बड़ा था। घर में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसे की समस्या होती रहती थी, इसीलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रीजन था इस काम को करने का? वेल, नहीं, उन्होंने इस काम को भी सोच समझ कर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, और इसीलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर ऑफ कोर्स नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफिकल्टी तो उनके बचपन की है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो उनके बेस्ट फ्रेंड रामनाथा शास्त्री, जो एक रुड़वाड़ी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। और एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना उन्हें जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। और शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे एक्चुअली बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। और ऐसे ही कई लाइफ लेसन्स जीते जी सीख कर अब्दुल कलाम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए। लेकिन उनके लाइफ के ये लेसन्स और 2020 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का जो सपना था, वो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल रही। लास्ट बेंच पे बैठने वाले लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्दुल कलाम के लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। क्लास के उसी लास्ट बेंच पर बैठकर उन्होंने अपना एक गोल बनाया था, फाइटर पायलट बनाने का गोल, और ये गोल बना था उनके गुरु की वजह से। एक दिन उनके टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उनकी कक्षा को चिड़िया कैसे उड़ती है वो सिखा रहे थे, लेकिन 25 मिनट तक समझाने के बाद भी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। और इस पर अय्यर जी ने एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला। अगर थियोरेटिकली किसी को ना समझे तो उन्हें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। और बस यही था सोल्यूशन। स्कूल खत्म होने के बाद वो सारे बच्चों को पास ही के एक समुद्र किनारे ले गए और वहां उड़ते हुए पंछियों के लाइव डेमो दिखाकर उन्होंने बच्चों को चिड़ियों की टेल की पोजीशन से लेकर उनके पंखों के शेप तक सब कुछ समझाया। चिड़ियों की वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने तय कर लिया कि बड़े होकर वो फाइटर पायलट बनने जैसा बड़ा गोल हासिल करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। लेकिन अपना सपना पूरा करने की रेस में वो हार गए। वेल, हुआ ये कि अपने सपने को पूरा करने के लिए 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस फील्ड में एडमिशन लिया। अब इंजीनियरिंग थी तो प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही, सो उन्हें भी लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। लेकिन सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका ये मॉडल पसंद नहीं आया। उन्होंने कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा। अब अगर नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो कम से कम 1 मंथ तो लगेगा ही। ये सोचकर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा। लेकिन क्या आज तक किसी की टीचर ने 1 महीने का समय दिया है? मुझे तो नहीं मिला कभी जिंदगी में भाई। उनके प्रोफेसर ने इतने समय के लिए साफ मना कर दिया और कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 दिन। मुझे नया मॉडल बना कर दो वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। ये सुनते ही कलाम जी के होश उड़ गए।
एंड क्या कम समय में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कलाम जी को रोकने वाला था? नहीं, स्कॉलरशिप छीन जाने के डर से कलाम सर ने 3 दिन बिना सोए दिन रात इतनी मेहनत की कि जब 3 दिन बाद उन्होंने मॉडल पेश किया तो उनके प्रोफेसर चकित रह गए। उनके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही, मुझे पता था कि 3 दिन में नया एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप छीन जाने की जुनून की वजह से तुमने इसे पॉसिबल किया। और इस इंसिडेंट से कलाम जी को एक बात समझ आ गई, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आखिर उनके इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना सपना पूरा करने का एक अवसर उन्हें इंटरव्यू के रूप में आया, जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून। इसका इंटरव्यू, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उनका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि इस इंटरव्यू में 25 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को ही चुना गया। और पता है कलाम जी कौन सी पोजीशन पर थे? 9th। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका ये सपना ही रह गया। ये इंसिडेंट उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। इसीलिए इस इंसिडेंट को कलाम जी ने अपनी माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जिसकी सीख में वो कहते हैं, इट इज ओनली व्हेन वी आर फेस्ड विद फेलियर डू वी रियलाइज दैट दीज रिसोर्सेज वर ऑलवेज देयर विद इन अस। वी ओनली नीड टू फाइंड देम एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स। चाहे अपनी निजी उड़ान में वो पीछे रह गए हो, लेकिन उनके इस मंत्र की वजह से वो पूरे इंडिया को सक्सेस की उड़ान देने वाले थे। जब उनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें विक्रम साराभाई जी के इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में प्रमोट कर दिया गया, जहां पर उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरना, क्योंकि उनका मानना था द कंट्री डजंट डिजर्व एनीथिंग लेस देन सक्सेस फ्रॉम अस। वैसे तो ये रॉकेट केरला के थुम्बा गांव से लॉन्च होने वाला था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर होने के कारण इनकोस्पार के पास ना कोई वर्कशॉप था, ना ही कोई रिसर्च फैसिलिटी। इस पर अब्दुल कलाम जी ने कहा, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। और फिर